तो आज हम लोग अपनी रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं और वे स्टार्टिंग विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन आ रहा है एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, आंसर लिखो कैंडेला। इसका सिंबल है सीडी, कैंडेला। हाँ जी, जेटा क्या होता है? 10 की पावर। डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, लिखो जी। लिखो ऑल सर्टेन डिजिट्स plus one doubtful digit. All certain digits plus one doubtful digit are called significant figures. All certain digits plus one doubtful digits are called significant figures. For example, 11.2 में ये सर्टेन डिजिट्स हैं, 0.2 जो है वो डाउटफुल डिजिट है, इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन। तो ये जो पावर होती है ये काउंट नहीं होती है, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के बाद जो जीरो आते हैं वो एक्यूरेसी को दर्शाते हैं, इसलिए वो काउंट होते हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इनका सार ये है कि भाई पहले क्वेश्चन में जैसे आपको 7 आपको पता है मेन यूनिट्स होती हैं, वो कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। मैंने एक लिखी है, बाकी भी आपको पता है करंट की एम्पियर है, टाइम की सेकंड है, वो सब आपने पढ़ लिया। सो दिस इज व्हाट इज MIQ ऑल अबाउट। वी गिव यू एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग बट वेरी लिटिल बिट ऑफ इट, ताकि एक शॉर्ट रिवीजन बन जाए, क्योंकि वे सारे ही कराएंगे तो वो बुकलेट तो दे ही दी, उसमें सब कुछ तो दिया ही हुआ था। ऐसे ही जेटा मैंने पूछ लिया है, और भी एनसीईआरटी में ऑक्टा ऑक्टा सब लिखे हुए हैं, गीगा मेगा याद करने चाहिए, टेबल बनी हुई है पैकेज के अंदर। सिग्निफिकेंट फिगर कई स्कूलों में तो कराते ही नहीं है, फिर भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने 3 केस दे दिए हैं, ऐसे और भी केस हो सकते हैं एनसीईआरटी के, आपको देखने चाहिए। आगे बढ़ो। नेक्स्ट वी हैव डिफाइन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो 3 लॉज थे, डेफिनेशन कोई भी आ सकती है, तभी आपको सही स्पिरिट में समझना पड़ेगा। मकसद ये है कि आपको बताना कि देखो ये लॉज थे 3, हमने एक आपको प्रैक्टिस करा दी, 2 आप पढ़ लेना। तो इसके आसपास आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कि बाकी 2 लॉज मैं रिवाइज कर लूँ। तो क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लिखो। 2 or more than 2 elements, 2 or more than 2 elements combine to form 2 or more than 2 elements combine to form 2 or more compounds, combine to form 2 or more compounds ratio of mass of one element, ratio of mass of one element which combine with fixed mass of other, ratio of mass of one element which combine with fixed mass of other
beer a simple whole number ratio which combined with fixed mass of other beer a simple whole number ratio. CO एंड CO2 दो कंपाउंड हैं, दो एलिमेंट के बने हुए हैं। इसमें कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है। इसमें भी कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 32 है। दोनों में कार्बन का मास सेम है। एक का मास सेम रखो, दूसरे के मास की रेशो निकालो। वो रेशो हमेशा सिंपल होल नंबर में आएगी। उतारो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि दो एलिमेंट एक कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड आप जैसे मर्जी जिस मर्जी रिएक्शन से बना लो। जैसे पानी हाइड्रोजन की कंबशन से भी बन सकता है, बर्फ को पिघला के भी बन सकता है, रेन वाटर से भी पानी आ जाता है, कंबशन से भी बन जाता है। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन एक कंपाउंड के बारे में बात करता है कि पानी चाहे आप जैसे मर्जी बनाओ, पानी ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट इन द फिक्स रेशियो बाय मास। तभी कहते हैं साउंड सुना करो, मल्टीपल प्रोपोर्शन मल्टीपल कंपाउंड्स। मल्टीपल प्रोपोर्शन में वी टॉक अबाउट टू और मोर कंपाउंड्स। डेफिनेट प्रोपोर्शन में वी टॉक अबाउट ओनली वन कंपाउंड। पानी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रेशियो 2:16, 1:8 बाय मास। तो ये लॉ कहता है कि दो एलिमेंट मिलके दो या उससे ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, एक का मास फिक्स रखो, दूसरे के मास की रेशो निकालो, रेशो होल नंबर में आएगी। बी पार्ट आ रहा है, एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का। ये क्वेश्चन थे अबंडेंस के, मोस्ट फेमस कैटेगरी है, एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर एलिमेंट अपने आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एवरेज मास लेने का रिवाज है। क्लोरीन नेचर में दो मिलती हैं, 35 और 37 मास वाली। 35 वाले की मास परसेंटेज 75 है, 37 वाले की 25 है। एवरेज मास निकालने के लिए एटॉमिक मास को अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय टोटल अबंडेंस करना है, जो हमेशा 100 ही होती है। तो सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। आपको अब ये पूरा समय इन चैप्टर्स को रिवाइज करने में लगाना चाहिए। MIQ करो, लेकिन बुकलेट भी देखो, बुकलेट से आंखें मत बंद कर लो। यू एटॉमिक मास की यूनिट है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर्मेट का। आपको तीन एलिमेंट की अबंडेंस दे रखी है, मास परसेंटेज दे रखी है, कंपाउंड का मोलर मास दे रखा है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाना है। 3 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल मोलर होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके मोल्स की रेशियो। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। कार्बन का गिवन मास, जो मास परसेंटेज दे रखी है वो गिवन मास ही है।
ये जो आपको दे रखी है ये मास परसेंटेज है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास जो कार्बन का 12 होता है। हाइड्रोजन की मास परसेंटेज गिवन मास 4.07, एटॉमिक मास 1 होता है। क्लोरीन की मास परसेंटेज दे रखी है, एटॉमिक मास 35.5 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से रेशो आ जाएगी। अब इस रेशो को हमने सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे छोटे नंबर से तीनों को डिवाइड कर दो। सबसे छोटा नंबर 2.01 है, हल्का सा अप्रोक्सीमेशन ले लो। रेशो आ जाएगी 1:2:1। तो सिंपल मोलर होल नंबर रेशो ही कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो बच्चे अब तक बिल्कुल भी नंबर नहीं ले पाए हैं, आप इन क्वेश्चनों को 2-2 बार फिर जाके लिखोगे। बुकलेट फिर भी पढ़नी चाहिए। टेस्ट आपका मंडे की जगह फ्राइडे कर दिया है, मतलब कमिंग मंडे नहीं होगा, कि आगे फ्राइडे होगा, बिकॉज अभी आपके पिछला टेस्ट चेक होके नहीं आया है, 12th का तो आ गया है। तो स्टाफ कह रहा है टाइम दे दो पेपर चेकिंग के लिए। सो आपका जो टेस्ट है वो फ्राइडे है, इसका मतलब आपको और 2 हफ्ते मिल गए। यहाँ से एग्जैक्टली आपके पास 10-12 दिन है। मैं तो अपनी रिवीजन खत्म कर दूंगा वीकेंड पे ही। हम लोग मंडे से स्टार्ट कर देंगे थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन आप फिर भी इन चैप्टर्स को कंटिन्यू टू रिवाइज, आस्क डाउट। जो आपका टेस्ट होगा वो इसी से बनेगा, कोई भी और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला आने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के स्टेप्स क्या होते हैं? आपको निकालना होता है एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मास आ रहा है फिर आपको चाहिए होता है मोलर मास, जो आपको 99 दिया हुआ है। फिर आप निकालते हो n की वैल्यू, जो मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n। लिखो। कहीं कोई भी डाउट है आप साथ साथ पूछो, क्योंकि काफी चुप रह लिए, नंबर तो आए नहीं चुप रह के। तो यू कैन ऑलवेज आस्क। आप देख रहे हो ये क्या है एमआई क्यू, आपको जब आइडिया हो जाएगा। ये टच एवरी टॉपिक, बड़ी बात नहीं बोल सकते। देखो कोई इतने सारे स्कूल हैं, टीचरों के दिमाग हैं, अपना तरीका है, लेकिन काफ़ी कुछ आपको बुकलेट से मिलेगा। अभी ये बहुत कंसाइज है, इस साल हमने अपडेट करनी थी। आपको नई एमआईक्यू भी कराएंगे जब कोर्स खत्म हो जाएगा आपका दिसंबर में, तो दोबारा कराएंगे आपको एमआईक्यू। अपग्रेडेड थी, अपडेटेड बनाई हुई थी, कि वो करानी है। बट अभी फिलहाल आपको यही करा रहे हैं, बिकॉज वो पूरी रेडी नहीं है। ये हम कई सालों से कराते आ ही रहे हैं। तो स्टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे शॉर्ट रिवीजन पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिखो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। वो रिएक्टेंट जो जितना चाहिए उससे कम है।
the reactant which is present in less amount than required, the reactant which is left, which is present in less amount than required as per stoichiometry, then required as per stoichiometry, stoichiometry के लिहाज से जितना होना चाहिए उससे कम है, as per stoichiometry is called limiting reagent, is called limiting reagent. It limit the formation of product, it limit the formation of product, प्रोडक्ट कितना बनेगा उसको लिमिट करता है ये। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो लिमिटिंग रेजेंट को देखकर तय किए जाते हैं। लिमिटिंग रेजेंट वो है जो खत्म हो जाएगा, जो आखिरी में नहीं बचेगा, जो सारा रेड करेगा, और जो सारा रेड करेगा उसी से प्रोडक्ट कितना बन रहा है ये देखा जा सकता है। 50 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन फ्लास्क में लिया गया, कितना अमोनिया बनेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रेजेंट का है भी कि नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन स्टोइचोमेट्री का जिसमें आपको दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया जाए वो क्वेश्चन लिमिटिंग रेजेंट का होता है। स्टोइचोमेट्री कहती है 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन लगेंगे और 2 मोल अमोनिया बनेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको मास में दिया हुआ है। तो आप स्टोइचोमेट्री को मास में चेंज कर लो। 1 मोल N2 का मतलब है 28 ग्राम, 3 मोल H2 का मतलब है 6 ग्राम, 2 मोल अमोनिया का मतलब है 34 ग्राम। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 50 ग्राम नाइट्रोजन है और 10 ग्राम हाइड्रोजन है, बताओ कितने ग्राम अमोनिया बनेगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन स्टोइचोमेट्री का जिसमें दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा हो, दैट बिकम द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कल रात को लाइव क्लास लगेगी 9 to 10, जितना आज हो जाएगा इसके आगे कराएंगे, तो आप मिस मत करना। मुझे हर बच्चे की अटेंडेंस चाहिए उसके अंदर। हाँ जी बोलो। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। कैसे पता लगाते हैं बोलो? हम कहते हैं स्टोइचोमेट्री कहती है 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 50 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। $10.71 ग्राम। H2 रिक्वायर्ड है, H2 गिवन है, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम दे रखा है, इसका मतलब H2 कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका फैसला H2 करेगा। स्टोइचोमेट्री कहती है 6 ग्राम हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करे पूरा तो 34 ग्राम अमोनिया बन जाता है, और अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो कितने ग्राम अमोनिया बनेगा वो यहां से निकल जाएगा। तो जब फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट फ्राइडे, तो एक एक क्वेश्चन इस बुकलेट से आएगा, कहीं और से कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर भी बुकलेट पढ़ो, फिर भी चैप्टर पूरा रिवाइज करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन रगड़ लो, स्पेंड टाइम। इसी बहाने आपको पता है कि स्कूल चाहे कोई भी हो, फर्स्ट 4 चैप्टर तो आ ही रहे हैं। किसी में थर्मो आ रहा है, किसी में 5th चैप्टर रेडॉक्स आ रहा है। मैं 10 सितंबर तक कोशिश करूंगा थर्मो कराने की। रेडॉक्स तो हम नहीं करा पाएंगे, रेडॉक्स उसके बाद होगा। सो जिनका रेडॉक्स आ रहा है आप पहले से ही करके रखो। 2-4 बच्चों की ऑर्गेनिक में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑर्गेनिक के, तो वो भी आप करके रखो। पर 4 चैप्टर तो विदाउट एनी डिबेट सबके ही आ रहे हैं।
सो इट्स ए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कि आप इसको रिवाइज करो। बहुत नंबर सुधर सकते हैं अगर आप ये 2-2 3-3 बार लिख लो, और हो सके तो हमारे पास आगे लिखो। आज आपको मैंने ये करा दिया, कल परसों आ जाओ, इसकी फोटो कॉपी करवा के रख देंगे, आप यहाँ बैठ के करो एमआई, अपने आप करो एमआई, और ज्ञान बढ़ेगा। फिर टेस्ट में भी यही क्वेश्चन आएंगे, फिर आप लिखोगे, फिर और ज्ञान बढ़ेगा, हाथ बैठ जाएगा। फिफ्थ, पानी में 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास है, हमें मोलैलिटी निकालनी है। ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन का है। 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास का क्या मतलब है? 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन का मतलब 10 की पावर 6 है। क्लोरोफॉर्म हमारे लिए सॉल्यूट है, हम बिना सिंबल के भी काम कर सकते हैं, कोई सिंबलों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप सिंबल से कंफ्यूज हुए हो, फिर तो हमने सिंबल सिखा के गलती कर दी। सॉल्वेंट पानी है, आपको निकालनी है मोलैलिटी। फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि क्लोरोफॉर्म है प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल निकालने का फॉर्मूला बोलो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास 119.5 होता है। आप एटॉमिक मासेस को ऐड करके निकाल सकते हो। और पानी का वेट कितना है? आपको सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, वही पानी के वेट के बराबर है। ये सॉल्यूशन का वेट था 10 की पावर 6, पर क्योंकि सॉल्यूट बहुत ही कम है, तो हम ये मान लेते हैं कि पानी का लगभग वही वेट है जो सॉल्यूशन का वेट है। पर आपको ये किलोग्राम में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड भी करना है। मोलैलिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में रखना होता है। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, नोट करो। ए और बी सिंबल मान के भी आप कर सकते हो, मैंने जानबूझ के सिंबल यूज नहीं करा, जस्ट टू टेल यू कि बिना सिंबल्स के भी काम होता है। आपको जिस चीज में ज्यादा कन्वीनियंस लगती है वो काम करो। मोलैलिटी होती है मोल्स पर केजी। आप ये घर जाके पढ़ो, अगर आप थोड़ा और एफर्ट करना चाहते हो। देखो ये सब आपके अपने ऊपर है। मैंने JSR की हिस्ट्री में कभी बीच में एमआई क्यों नहीं कराई है। इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी मेजर लिए जाते हैं, बट अगर आप इसका फायदा नहीं उठा पाए तो ये समय भी बेकार गया। थोड़ा ने भी पीछे कर लिया, हम एक चैप्टर भी पीछे हो जाते हैं, 4-5 क्लासेस हम स्किप कर देते हैं। सो मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। आज आप ये कर रहे हो, घर जाके से रिवाइज कर लो। कल अगर अवेलेबल हो तो 12 से 7 के बीच में कभी भी आ जाओ, मनप्रीत मैडम से इसकी फोटो कॉपी ले लो, लिखो बैठ के, खुद से आंसर्स लिखो, गलती हो जाए फिर क्रॉस चेक करो, फिर लिखो। अब ये टारगेट बनाओ कि जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपको फुल मार्क्स लेने हैं। अगला आ रहा है मोलैरिटी क्या होती है, लिखो जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने एक डेफिनेशन पूछ ली है तो 3 बनती हैं। मोल फ्रैक्शन की भी पूछ सकते हैं वो, मोलैलिटी की भी पूछ सकते हैं वो, तो सब रिवाइज करो। तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशो ऑफ number of moles of a component divided by total moles of all the component. So एक साथ तीनों को रिवाइज करने की कोशिश करो, रेंज बढ़ेगी। सेकेंड पार्ट है why it is not a preferred during experiment involving change of temperature। तो हमने कहा था कि मोलैरिटी का ये एक नुकसान है कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाता है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है। लिखो जी,
देखो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आंसर लिख रहे हो आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पहले फॉर्मूला लिखो उसका, बी पार्ट का जो उसका सेकंड पार्ट का आंसर है। देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर volume of solution increases, on increasing temperature volume of solution increases, hence molarity decreases, hence molarity decreases। therefore molarity is not preferred, therefore molarity is not preferred in experiments involving change of temperature, therefore molarity is not preferred in experiments involving change of temperature। ऐसे एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के जिनमें हमें उबालना है सॉल्यूशन को या जमाना है, वहां पे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी में एक्सप्रेस नहीं करते, मोलैरिटी चेंज कर जाती है टेम्परेचर के साथ, इससे हमारा सारा एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, वेल्डिंग फ्यूल गैस का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH, वेल्डिंग फ्यूल गैस का फॉर्मूला है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH। 10 लीटर अगर मैं ये गैस लेता हूं तो उसका मास 11.6 आता है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस। तो मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से पहले हम निकाल लेते हैं एम्पेरिकल मास। इसका एम्पेरिकल मास कितना होगा 13। अब मुझे चाहिए होगा मोलर मास। मोलर मास निकालने की चाबी दे रखी है। क्या चाबी दे रखी है? वो कह रहा है 10 लीटर गैस 11.6 ग्राम लिखो एट एसटीपी। अगर ये गैस लेते हैं 10 लीटर एट एसटीपी, 10 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी का मास 11.6 है। मोल निकालने के दो फॉर्मूले, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास एंड गिवन वॉल्यूम। या चलो ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से कराया हुआ है। तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं। 22.7 लीटर गैस अगर होती एट एसटीपी तो हम कहते हैं हमारे पास 1 मोल गैस है। 10 लीटर गैस अगर हमारे पास है एट एसटीपी तो हमारे पास इतने मोल्स ऑफ गैस है। मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो मोल निकाल लिया हमने। गिवन मास है इसका 11.6, मोलर मास हमें निकालना है। ट्वेंटी सिक्स यू के आसपास, एग्जैक्ट ये नहीं आएगा बट इसके अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। उतारो। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो पहले वॉल्यूम से मोल निकालो, मोल से मोलर मास निकालो। मोलर मास आ गया तो फिर हम n निकाल सकते हैं, जो मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास होता है। 2 आ गया।
मैक्ले फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। तो एनसीईआरटी में आपको याद होगा एक क्वेश्चन था बड़ा, उसको मैंने छोटा करके दे दिया, उसका एक पार्ट दे दिया मैंने आप। इथाइन गैस है। कई बच्चे काफी गंदी राइटिंग में अभी भी काम कर रहे हो, कंजर हो यार तुम बेसिकली ना, तुम सुधर नहीं सकते, तुम्हारी अप्रोच खराब है एक्चुअली। मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, मुश्किल होगा एक्चुअली, कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम है, कहीं सोच की कमी है, पैशन की भी कमी तो हमेशा से ही है, तभी आप इस हालात में पहुंच पाए हो। पर ये बड़े प्रीमियम नोट्स हैं, किसी चीज की तो वैल्यू रखो। आपको ये आगे कई बार रिवाइज करने होंगे। अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, हर संडे बैठ के इसको रिवाइज करो, एक साइकिल बनाओ। इससे क्या होगा, आप चैप्टरों में आउट ऑफ टच नहीं हो जाओगे। नालायक बच्चे की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, वो आउट ऑफ टच हो जाता है, वो एक चैप्टर करता है, वो अगला चैप्टर भूल जाता है। ये आपको भूलने नहीं देगा। आपको पता है ये छोटा असाइनमेंट है, अचीवेबल है, 1 घंटे में आप आराम से एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। 4 घंटे में आप 4 चैप्टर अगर आप हर हफ्ते रिवाइज करो या अल्टरनेट डेज में रिवाइज करो, तो बिल्कुल नॉलेज धीरे धीरे सेटल डाउन कर जाओगे, सब चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और वो जो 4 या 5 चैप्टर आपके मिड टर्म में आ रहे हैं उसमें आप बहुत बेहतर कर पाओगे। थोड़ा होश में आओ, ढंग से काम करो। अगला क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री का है। क्वेश्चन में क्या रखा है जी, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास 50 ml 2 मोलर HCl के साथ रेड करेगा। तो पहला काम है हम HCl के मोल निकालें। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, नहीं, निकालने का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि आपको यहाँ मोलैरिटी दे रखी है, आपको यहाँ वॉल्यूम दे रखा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। HCl की मोलैरिटी आपको दे रखी है 2 मोलर, और उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है। वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूशन का ही होता है 50 ml चेंज इन लीटर, क्योंकि आपको लीटर में चाहिए था तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ये .1 आ गया। अब हम स्टोइचियोमेट्री लिखेंगे। ये क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक रिएक्टेंट का डाटा दिया हुआ है, दूसरे का पूछा हुआ है। आपको HCl के मोल दे रखे हैं और आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा हुआ है। स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से रेड करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए। क्वेश्चन में आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है। मैं हमेशा कहता हूं स्टोइचियोमेट्री को अपने हिसाब से आपको चेंज करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट का मास चाहिए, तो आप स्टोइचियोमेट्री कैल्शियम कार्बोनेट की मास में ले जाओ। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 48, 100 ग्राम इसका मास होता है, मोलर मास। अब क्योंकि मुझे HCl के मोल मेरे पास हैं, तो आप इसको मोल में ही रहने दो। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। स्टोइचियोमेट्री हमेशा पहले मोल में लिखते हैं हम। मोल से मास लेके जाना है, मोल से वॉल्यूम लेके जाना है, मोल से संख्या में लेके जाना है, मोल से को मोल में रहने देना है, उसका फैसला मैं क्वेश्चन के फ्रेमवर्क पे करता हूं। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा हुआ है क्वेश्चन में, इसका मास पूछा हुआ है क्वेश्चन में, इसके मोल दे रखे हैं, तो मैंने HCl की स्टोइचियोमेट्री को मोल में ही छोड़ दिया, इसकी स्टोइचियोमेट्री को मास में कन्वर्ट कर लिया। स्टोइचियोमेट्री कहती है, बोलो, 2 मोल HCl से रिएक्ट करने के लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो 0.1 मोल HCl से रिएक्ट करने के लिए 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा। फ्राइडे की आपकी छुट्टी रहेगी, 15, 16, 17 इंस्टीट्यूट बंद रहेगा।
एट आ रहा है, ए सॉल्यूशन कंटेन 10% ऑफ ग्लूकोज बाय मास। मैं हमेशा आपसे बोलता था कि ये कंसंट्रेशन का बेस्ट क्वेश्चन है। अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो इस कंसंट्रेशन के टॉपिक में चार मेन चीजें पढ़ाई जाती हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज, वो चारों इस क्वेश्चन में कवर होती है। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 10% ग्लूकोज बाय मास, आप लिख लो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट पानी हो गया। 10% ग्लूकोज बाय मास है, डेंसिटी आपको दे रखी है 2 ग्राम पर ml। आपको तीनों चीजें निकालनी है। मैं इसको सिंबल से करूंगा बिकॉज क्वेश्चन बड़ा है, फैला हुआ है। तो ग्लूकोज के लिए हम बी मान लेते हैं, पानी के लिए हम ए मान लेते हैं। 10% मास परसेंटेज दे रखी है, 10% ग्लूकोज बाय मास का क्या मतलब है, बोलो। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। So given mass of solute is 10 gram, mass of solution is 100 gram, mass of solvent is 90 gram, मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, मोलर मास पानी का 18 ग्राम पर मोल, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml। तो पहले जन्मपत्री बनाओ, डाटा अवेलेबल होगा तो फिर क्वेश्चन करने में देर नहीं लगती। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ देगा 0.011। सेकेंड हमें निकालनी है मोलैलिटी। निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सॉल्वेंट का मास है 90 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम। ऊपर मोल, नीचे केजी, मोल्स पर केजी, यूनिट। यूनिट पे खास ध्यान लगाओ। अब निकालनी है मोलैरिटी, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे नहीं रखा। निकालने की चाबी दे रखी है डेंसिटी। डेंसिटी सॉल्यूशन की, मास सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml। यहां से आंसर ml में आएगा, हमें लीटर में चाहिए।
क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, 1000 से डिवाइड, क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए। देखो जिसे कैलकुलेशन नहीं आती कम से कम उसको यहां तक तो क्वेश्चन सही करना चाहिए। मैं ये देख रहा हूं कि आप कैलकुलेशन के पीछे अपना मुंह छुपा रहे हो, आपको फॉर्मूले भी नहीं आते एक्चुअली, लेकिन अपने आप को आप ये बोलते रहते हो कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आती। अगर कैलकुलेशन नहीं आती होगी तो एक आधा नंबर कट जाएगा, कम से कम बाकी नंबर तो लो, फॉर्मूले तो सही लिखो। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का है। क्वेश्चन नंबर 9, विच हैज द मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारी ट्रेनिंग यही है शुरू से कि अगर आपको कुछ भी निकालना है तो पहले मोल निकालो। फर्स्ट केस में आपको वॉल्यूम दे रखा है, पहले मोल निकालो। दूसरे केस में आपको ग्राम एटम दे रखे हैं, पहले मोल निकालो। सी पार्ट में आपको मास दे रखा है, पहले मोल निकालो। डी पार्ट में आपको संख्या दे रखी है, पहले मोल निकालो। तो वी फोकस ऑन फर्स्ट फाइंड मोल्स, मोल से आगे बात बनती है। तो फर्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है 2 की जगह 7 कर लो, 2 to 7 ml, 2 to 7 ml आपको निकालने हैं एटम्स। तो पहले हम मोल निकालेंगे CO2 के, क्या बोलेंगे 22,700 ml, 22.7 लीटर। वहां पे लिखो STP, 2 to 7 ml CO2 at STP, STP वर्ड लिखा हुआ आएगा, 2 to 7 ml ऑफ CO2 at STP। आपको पता है एक मोल गैस का वॉल्यूम STP पे होता है 22.7 लीटर को ml में चेंज कर दिया। 22,700 ml CO2 अगर STP पे होती तो हम कहते हमारे पास 1 मोल CO2 है। अगर 227 ml हमारे पास CO2 है तो हमारे पास 1/100 मोल CO2 के हैं। पहले मोल निकालो फिर मॉलिक्यूल निकालो। 1 मोल CO2 में 6.022 10 की पावर 23 CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1/100 मोल में कितने होंगे? 21 CO2 मॉलिक्यूल। थोड़े गरीब लोग जो मैथ्स में ध्यान लगाना अपने आप। फिर एक जो मॉलिक्यूल है CO2 का, उसमें 3 एटम होते हैं, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के। इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? पहले मोल निकालो फिर मॉलिक्यूल फिर एटम्स। बी पार्ट है 5 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम। याद करो मैंने क्या सिखाया था, ग्राम एटम मींस मोल, ग्राम मॉलिक्यूल्स मींस मोल। तो पहले मोल निकालो। 1 ग्राम एटम मींस 1 मोल, 5 ग्राम एटम्स मींस 5 मोल्स। 1 मोल हीलियम में कितने
हीलियम के एटम्स होते हैं तो 5 मोल में कितने होंगे? हम्म सी बार आ रहा है 56 ग्राम ऑफ आयरन पहले मोल निकालो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। आयरन का एटॉमिक मास भी 56 ही होता है, तो 1 मोल आ गया। समझ तो यही कहती है कि आपको एटॉमिक मास दिया हुआ आ जाएगा आयरन का, लेकिन मैंने फिर भी आपको 30 तक याद करने के लिए कह रखा है। अब आप उसे नहीं याद करते, वो आपकी अपनी चॉइस है। जब हम कम चीजें याद करते हैं फिर हम रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि स्कूल टीचर के पास तो कोई फिलॉसफी नहीं है, वहां तो लकी ड्रॉ में नाम निकलना है। सीबीएसई बोर्ड तो हाइड्रोजन एटम का भी एटॉमिक मास देता है। ऐसे चले तो 11th में टीचरों को एटॉमिक मासेस देने चाहिए। अगर सीबीएसई बोर्ड 12th में देता तो तू क्यों ना देती? बट यही है, माल आई, वो कहती है माल आई माँ चॉइस। ठीक है, अच्छी बात है, मत दो। हाँ जी, डी पार्ट। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एक पानी के मॉलिक्यूल में, एक पानी के मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं तो 6.022 10 की पावर 24 पानी के मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? और बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं, आप रजिस्टर बनाओ एनसीईआरटी का, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के दोबारा उस रजिस्टर में उतारो। मैं रिवीजन की भी गारंटी नहीं देता, बिकॉज हम रिवीजन, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग सीख रहे हो, चल रहे हो, उस सिलेबस दिसंबर से पहले खत्म नहीं होगा। हम नवंबर में खत्म नहीं करेंगे। अब हमें बार बार ब्रेक मारनी पड़ेगी, आपकी रिवीजन करवानी पड़ेगी। तो मुझे नहीं पता कि रिवीजन में हमारे पास 45 डेज मिलते हैं, हमें कितने दिन मिलते हैं। अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं तब दोबारा एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार जरूर सारे करा दूंगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रखे हैं। आपकी अपनी मेहनत है ये। आप एक रजिस्टर बनाओ, ये हमारा सबसे बड़ा विनिंग फॉर्मूला है। हमारे जितने टॉपर आज तक हुए हैं जेएसआर के, सबने इसे अपनाया है। हमने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करे हैं, लेकिन अपने हाथ से लिखो, फिर से मेरे पैकेज देख के लिखने हैं। रेड पेन से क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है। ब्लू पेन से आंसर लिखना है। जितने चैप्टरों के लिखे जाएं, जो जो लिखे जाएं, कम से कम आगे जो चैप्टर अभी बचे हुए हैं उनके साथ साथ लिख लो। थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए। हाँ जी,
स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें बताना है कितना वॉल्यूम CO2 का बनेगा, STP पे कितने मोल HCl के रिएक्ट करेंगे, कितने मॉलिक्यूल पानी के बनेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन में पहले उन लोगों की स्टोइचियोमेट्री लिखो जिनके बारे में सवाल है। सवाल किस किस के बारे में? सवाल कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में है, उसका मास दे रखा है। सवाल HCl के बारे में है, उसका उसके मोल पूछे हुए हैं। सवाल CO2 के बारे में है, उसका वॉल्यूम पूछा हुआ है। सवाल पानी के बारे में है, उसके मॉलिक्यूल पूछे हुए हैं। इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके बारे में सवाल नहीं है। तो स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है? एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl रिक्वायर्ड है, एंड ऐसा होने पे 1 मोल पानी बनता है एंड 1 मोल CO2 बनती है। अब स्टोइचियोमेट्री को चेंज करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट का मास दे रखा है, तो स्टोइचियोमेट्री को मास में ले जाओ। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास, उसका मोलर मास 100 ग्राम। तभी मैं ये ज्यादा देता हूँ टेस्ट वगैरह में, क्योंकि इसका मास निकालना होल नंबर में आराम से आता है, कैलकुलेशन इजी लगती है बच्चों को। HCl का क्या निकालना है? मोल, तो उसकी स्टोइचियोमेट्री को मोल में छोड़ दो। पानी के क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल, इसकी स्टोइचियोमेट्री को मॉलिक्यूल में चेंज कर लो। तो अब देखो व्हाट वी आर डूइंग, हम एक क्वेश्चन से ही आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको CO2 का क्या निकालना है? वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम में ले जाओ, 22.7 लीटर एट STP। ये क्वेश्चन का फ्रेम देखकर हम तय करते हैं कि मुझे क्या करना है। अब जवाब हो जाए। पहला, हमें वॉल्यूम निकालना है CO2 का। स्टोइचियोमेट्री कहती है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्ट करने पे 22.7 लीटर CO2 बनती है एट STP। तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट? 10 ग्राम, 2.27 लीटर CO2 बनेगी एट STP। उतारें। हाँ जी, क्या निकालना है? HCl के मोल। स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl रिक्वायर्ड है, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करने के लिए 0.2 मोल HCl रिक्वायर्ड। जो दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, उसी से सारे क्वेश्चन होंगे। पानी के मोल्स निकालने, मॉलिक्यूल्स निकालने। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है, तो ये हम लैंग्वेज बोलते हैं, लिखते नहीं है। रिएक्ट करते हैं तो 6.022 10⁻23 पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 10 ग्राम करेगा तो कितने?
11 क्वेश्चन गे लुसैक लॉ पे था। क्या बोलता है ये लॉ ये बोलता है कि गैसेज हमेशा वॉल्यूम रेशो में रिएक्ट करती हैं। H2 और O2 का रिएक्शन है, पहला काम है कि आप रिएक्शन लिखो। गे लुसैक लॉ सिर्फ गैसेज के लिए एप्लीकेबल है। ये लॉ ये कहता है कि गैसेज हमेशा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रेशो में रिएक्ट करती हैं। कैसे? 2 मोल मतलब 2 वॉल्यूम। अगर 2 वॉल्यूम जो स्टोशियोमेट्री लिखी है वही उसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, वी लिख देते हैं हम लोग। बोलो जी, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करती है तो, बोलो कोशिश करो, 1 वॉल्यूम O2 का रिएक्ट करता है तो 2 वॉल्यूम पानी वाटर वेपर्स बनते हैं। क्वेश्चन में कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट करा है? 10 वॉल्यूम अगर H2 का रिएक्ट करता है तो 5 वॉल्यूम O2 का रिएक्ट करता है तो कितना पानी का वॉल्यूम बनेगा, ये पूछा है। 2 वॉल्यूम 5 10 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम, 1 से 2 5 से 10, जिसको मर्जी देख सकते हो आप। पानी कितना बनेगा आप हाइड्रोजन को देखकर भी तय कर सकते हो। हाइड्रोजन को देखो और बोलो, बोलो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करता है तो 2 वॉल्यूम वाटर वेपर बनते हैं। तो अगर 10 वॉल्यूम H2 का रिएक्ट करेगा तो 10 वॉल्यूम पानी के बनेंगे। आप इसको O2 देख के भी कर सकते हो। 1 वॉल्यूम अगर O2 का रिएक्ट करता है तो 2 वॉल्यूम H2O का बनता है। 5 वॉल्यूम अगर O2 का रिएक्ट करता है तो 1 का 2 5 का 10 डबल। आगे बढ़े। 13 सॉरी 12th क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सोडियम सल्फेट। गाओ। जिसकी परसेंटेज निकालनी हो उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। सल्फर का मास सोडियम सल्फेट है। कितना आ रहा है? 1। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं यार, है राम बली। देखो, सोडियम सल्फेट में सल्फर का मास है 32, टोटल मास है 142। जिसकी निकालनी हो परसेंटेज उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नियॉन। नियॉन का एटॉमिक मास 20 है। हमें नियॉन के एक एटम का मास निकालना है। 20 क्या है, विचार इस पे। देखो, जो कन्वेंशनल तरीका होता है वो ये है कि इसका जो मोलर मास है वो 20 ग्राम पर मोल है, जो कन्वेंशनल तरीका है। यू वाले से भी कर सकते हो। तो हम कहते हैं 1 मोल नियॉन का मास होता है 20 ग्राम। 6.022 10⁻23 नियॉन के एटम्स का मास होता है 20 ग्राम। एक नियॉन के एटम का मास क्या होगा, ऐसे करते हैं हम। ये कन्वेंशनल तरीका है। हमेशा जो एलिमेंट या कंपाउंड दे रखा हो उसका मोलर मास लिखना होता है।
हम्म, तो यूनिट से एक्सप्रेस कर सकते थे केवल यही ग्राम में कर सकते बना के। दिया नहीं होता। मैंने तुझे क्या भी बोला बेटा, मैंने बोला कन्वेंशनल तरीका यही है। हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, वो यू वाले में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना। तरीका वो भी सही है। हाँ जी, 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर, आपको याद होगा, ऐसा एनसीईआरटी क्वेश्चन था। तो इसे करने की जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी वो ये थी कि पहले आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, आप पिकोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लो। अब देख रहे हो, हमें आंसर की नहीं पड़ी हुई है, हम अभी भी फोकस कर रहे हैं उस टेक्निक पे कि हम सारे क्वेश्चन कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चन करने का टेक्निक यही है कि पहले दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर दोनों को डिवाइड कर लो। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻15 पिकोमीटर। ऐसे काम करते हैं। मिलीग्राम में नैनोग्राम। सो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम, 1 नैनोग्राम में -9 ग्राम। दोनों को पहले ग्राम में चेंज कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो। तो 1 मिलीग्राम में 10⁻6 नैनोग्राम। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 0.5 मोल एंड 0.5 मोलर सोडियम कार्बोनेट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो मोल इज ऐसा यूनिट टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज ऐसा यूनिट टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट, 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट express amount of sodium carbonate, 0.5 mole sodium carbonate express amount of sodium carbonate। सेकेंड पॉइंट लिखो, मोलैरिटी is a way of expressing concentration। molarity is a way of expressing concentration। is a way of expressing concentration। 0.5 molar sodium carbonate means 0.5 molar sodium carbonate means 0.5 moles of sodium carbonate means 0.5 moles of sodium carbonate present in 1 liter of solution। Point 0.5 moles of sodium carbonate present in 1 liter of solution। तो यहाँ पे इस चैप्टर का MIQ खत्म होता है।